जनाब डॉक्टर सईद अहमद साहब, ये भी आजकल सवालों से भरे हुए हैं। नहीं, कोई सवाल नहीं मेरे पास। जो गुफ्तगू हुई है, एक तो ओवरऑल सिनारियो है जिसका आपने भी जिक्र कर दिया, आसिम भट्ट साहब ने और जहांगीर इमरान साहब ने किया। एक तो मेरा एहसास ये है कि पिछले कोई 25-30 सालों में कारी वाले मामले को अगर छोड़ भी दें तो तख्लीक और तनकीद में जो एक हम आहंगी का रिश्ता था वो कमज़ोर पड़ गया है, और किसी न किसी वजह से तख्लीक के साथ तनकीद चल नहीं पा रही, या हमें वो गैप दिखाई दे रहा है। मुमकिन ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है। अब इसकी वजूहात हो सकती हैं, कई हो सकती हैं। जहाँ तक मतलब बहुत से दोस्त ये समझते हैं थेरी इसकी वजह होगी, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इल्मी इक्तिशाफ़ात जो हैं वो तो जदीद दौर के साथ मुसलसल आते रहे हैं। कभी नफ्सियाती, कभी जो मार्क्सी या और जदीदियत के हवाले से जितने थे तो वो अप्लाई भी होते रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि उस वक्त जो भी जदीद उलूम और उनके हवाले से मुबाहिस थे वो नक्काद ही के तवस्सुत से ना सिर्फ तख्लीक़ात का, अदब का हिस्सा बनते रहे, बल्कि फिर नक्काद ही उनकी तफ़हीम के सिलसिले में भी आगे बढ़ा। और जिस कैननाइजेशन की आपने बात की, माजी में अगर हम देखें तो इस हवाले से बहुत से नाम हमें दिखाई देते हैं। डॉक्टर वज़ीर आगा ने नज़्म जदीद की करवटें लिख कर ज़ाहिर है वो कुछ लोगों को इस अंदाज से इंट्रोड्यूस करवाया, या और भी लोग थे जो उन पे लिख रहे थे, जिसके नतीजे में वो आज हमें बड़े नाम नज़र आते हैं। मुझे ऐसा लगता है ख़ास तौर पर अभी पॉपुलर अदब की बात की गई, पॉपुलर राइटर जो होता है उसे किसी नक़ाद की ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए कारी इतना बड़ा हल्का उसका मौजूद होता है, उसको ज़रूरत नहीं है। अहमद फराज साहब की बातें हमने सुनी हैं, जो अब तो हम उन्हें बहुत हुनरमंद शायर के तौर पर मानने लगे हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा भी था जब उन्हें कॉलेज के लड़कों का शायर कहा जाता था, और वो कहते थे कि कॉलेज के लड़के भी ख़त्म नहीं होंगे, मेरी शायरी भी नहीं ख़त्म होगी। नक्काद की उन्हें ज़रूरत नहीं थी। नक्काद की ज़रूरत जो है वो जदीद अदब के लिए दुनिया भर में मेरा ख़्याल है कि महसूस की गई, या मुझे ऐसा लगता है कि उसकी ज़रूरत इसलिए है कि उसकी तफ़हीम में कारी को मुश्किल पेश आती है। अब ये जदीद अदब का उसलूब है, इस बहस से कतई नज़र के ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब जो हमारे जो 47 और उसके करीब या 1932 के बाद जब जदीदियत का दौर आया, तो मेरा ख़्याल है कि उस वक्त का नक्काद जो है उसने अपनी भरपूर कोशिश से इस तफ़हीम में अपना किरदार अदा किया है। क्या ऐसा नहीं लगता, आपने तो खैर चले लिखा, आपने कहा असरी अदब पर भी लिखा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें तो वो कैननाइजेशन हो नहीं सकी, या दूसरे लफ्ज़ों में उसका असर नहीं हुआ। उसकी वजह से एक वजह ये हो सकती है कैननाइजेशन नहीं हो सकी, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि शायर अदीब भी ऐसे नहीं थे, तख्लीक़ात ही ऐसी नहीं थी, तो नक़ाद क्या करता। या तीसरी वजह ये हो सकती है कि थीरी जो है, अब के जो मुबाहिस हैं वो तख्लीकी अदब पर गालिब आ गए हैं। पहले जो है वो तख्लीक प्रायोरिटी होती थी, और नक़ाद जो भी अब इल्मी अदबी नज़रियात लेकर आता था उसके लिए जो प्रायोरिटी है वो तख्लीकी अदब होता था, उसमें से वो अपनी जो भी कॉन्सेप्चुअलाइजेशन है वो करता था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि थेरी जो है उसके मुबाहिस गालिब आए हैं और तख्लीक पीछे चली गई है। अच्छा, क्वेश्चन बहरहाल ये बनेगा कि कैननाइजेशन अगर हुई है तो वो लोग नुमायाँ क्यों नहीं हो सके जिन्हें होना चाहिए था, या कैननाइजेशन किसकी की जाती, तख्लीकार ही इस दर्जे के मौजूद नहीं थे कि नक़ाद अपना किरदार अदा करता और उन्हें सामने लाता, या ये कि तफ़हीम का जो क्योंकि अब तो हम जो हमारी जामियात हैं उनमें ऐसी गुफ्तगुएँ सुनने लग गए हैं कि आप ऐसा अदब तख्लीक क्यों करते हैं जो समझ में नहीं आता, ठीक है, या सामने बैठकर कहने वाले मौजूद हैं कि इस इबाहम के साथ हम आपको सुनने या पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हैरत की बात है कि ये सूरत हाल यहाँ रावलपिंडी में कम अज़ कम 2000 तक यहाँ अदबी हलकों में मौजूद नहीं थी।
हमने क्या लिखना और क्या नहीं लिखना, लेकिन अगर अख्तर हुसैन जाफरी साहब भी आ जाते थे तो कभी कोई ये नहीं कहता था कि आपकी नज़्म जो है उसकी तफहीम नहीं हो रही। उस पर बहस करते थे लोग, उसे जानने की और समझने की कोशिश करते थे। तो क्या वो नक़ाद का रोल था जिसकी वजह से ये मुकालमा और ये जुस्तजू, ये ख्वाहिश मौजूद थी कि हम इसे समझने की कोशिश करें और इसको एक साइड पे ना कर दें? पॉपुलर अदब से जो है वो मुझे कोई क्या कहना चाहिए, मैं उसके साथ कोई मुकाबला करता ही नहीं, क्योंकि हमारा मैदान नहीं है। जिनका मैदान है वो वहाँ पर काम कर रहे हैं और वो बिल्कुल कामयाब है, उन्हें हमारी ज़रूरत भी है नहीं। नक़ाद की ज़रूरत जो है वो ज़ाहिर है अदब आलिया को है, जिसे हम शुमार करते हैं अदब आलिया। हो सकता है अगर इसकी डेफिनेशन वही है जो पहले रही है, तो अब जो जदीद अहद का अदब आलिया जिसे हम तसव्वुर करते हैं, अगर वो वाकई है तो फिर उसके लिए जो नक़ाद का रोल था क्या वो मौजूद रहा है या वो नहीं अदा कर पाया? ये जो पहले वाले क्वेश्चन है उनके तनाजुर पे वज़ाहत कर दें। ये बड़ा अच्छा MCQ है कि 3 ऑप्शन है कि कैनन जो है। मैंने जो पॉपुलर अदब का जिक्र किया वो सिर्फ इस सेंस में किया कि किताबें पढ़ी जा रही हैं, उसमें उसके साथ नक़ाद के रोल को अटैच नहीं किया था। सिर्फ एक वजाहत की थी कि भाई किताबें पढ़ने वाले तो मौजूद हैं और ज़ाहिर है वो अपनी मर्ज़ी की किताबें पढ़ते हैं। अलबत्ता उस पर मैं समझता हूँ कि उसको भी नक़ाद की कैननाइजेशन अपनी जगह पे, लेकिन मैं तो एक नक़ाद को वो भी समझना चाहिए कि समाज में वो क्या तब्दीलियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो अदब मकबूल होता है। यानी पॉपुलर अदब भी एक तनकीद का एक अहम शोबा होना चाहिए, ताकि हम ये देखें कि कुछ चीज़ों की अदब के नाम पे पॉपुलैरिटी क्यों होती है, उस पॉपुलैरिटी के असबाब क्या होते हैं। क्या ये महज इत्तेफाकन होती है या बहुत सी समाजी सियासी तब्दीलियाँ या कुछ तहजीबी सतह की तब्दीलियाँ होती हैं कि लोग उस तरह का अदब पसंद करने लगते हैं। वो एक अच्छे रीडर बनने की बजाय सिर्फ एक आइडियालॉजी को कंज्यूम करने वाली एक मखलूक बन जाते हैं। ये समझने की बहरहाल एक बहुत ज़रूरत है और हमें अपनी संजीदा मबाइस में भी इस बहस को शामिल करना चाहिए। यानी हम पॉपुलर अदब कहकर एक अलग करके जब देख देते हैं तो हम इस समाज के जो करोड़ों लाखों लोग हैं उनको शामिल ही नहीं करता। हम अपनी एक इलीट अलग बना लेते हैं कि हम ये हैं, तो उसको बहस का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है एक जो जिसको हम बड़ा अदब कहते हैं वो तो उस बहस का वो मरकज़ी हिस्सा वो रहना चाहिए, लेकिन वो भी एक ज़िम्नी हिस्सा लाज़मन रहना चाहिए। दूसरा ये आपने जो कहा कि ये जो थ्योरी है, ज़ाहिर है मैं चले खुल पे बात करता हूँ, ये जो थ्योरी से लोगों का एक इख्तलाफ और थ्योरी को ये ज़िम्मेदार समझना कि ये जो है ये अदब से लोगों की दूरी और तनकीद के असल किरदार से दूरी का बड़ा बायस है। और ये जो लोग थ्योरी पे लिखते रहे हैं या लिख रहे हैं, ये लोग एक तो तख्लीक से बहुत फासले पर होते हैं, तख्लीक को अहमियत नहीं देते, और ये मगरिब से मबाइस हैं, वहाँ ये पुराने हो जाते हैं, वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ पॉपुलर करते हैं, इनके पास लिखने को होता कुछ नहीं, इस तरह की बेशुमार बातें। फिर आगे तो सारा पता है सर, आपको फिर इंतहा पे वो जाते हैं कि जनाब ये तो सारे तर्जुमा करते हैं, फलां करते हैं। अब ये सारा ये इतनी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं एक बुनियादी सवाल सबके सामने रखना चाहता हूँ आपके तवज्जो से कि थ्योरी पर लिखने वाले कौन लोग थे। उनमें गोपीचंद नारंग भी थे, फ़हीम आज़मी भी थे, वज़ीर आगा भी थे, शम्सुर रहमान फ़ारूकी की दोनों किताबें, ये सफदर साहब बैठे हैं, शेर शोरंगेज़ ना लिखी जा सकती अगर उन्हें स्ट्रक्चरलिज्म को ना पढ़ा होता, दास्तान मीर हमज़ा पे उनकी 4 जिल्दों में किताब ना लिखी अगर उन्हें नैरेटोलॉजी को ना पढ़ा होता, उसके बगैर लिखी नहीं जा सकती थी। अच्छा, इसी तरह अबुल कलाम कासमी, अतीकुल्लाह, काजी अफजाल हुसैन, ये सारे लोग थे। ज़मीर अली बदायूनी, जिसको हमारे यहाँ कम लोग जिक्र करते हैं, कभी उनकी किताबें तो पढ़िए, 2 किताबें उनकी हैं, जदीदियत और माबाद जदीदियत, और एक वो उनकी है माबाद जदीद का दूसरा रुख। और उन्होंने किस तरह बेदल का मुताला, मीर का मुताला और बाद से मुआसरीन का मुताला किस तरह इनकी रोशनी में किया है। चले हम तो बहुत पीछे के और एक बिलो औसत दर्जे के आप कह लें ज़हन थे, ये तो बड़े ज़हन थे, इतने बड़े ज़हन थे। अब जब थ्योरी को आप कहते हैं कि ये नाकाम है, तो मैं कहता हूँ कि आप में से कितने लोगों ने वज़ीर आगा का मजमून गालिब के एक शेर पे पढ़ा, जो गालिब का उन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरल स्टडी किया है, वो जो है कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, सिर्फ इस शेर पे उन्होंने 5 सफ़े लिखे हैं डिकंस्ट्रक्शन की रोशनी में कि मानी डिकंस्ट्रक्ट कैसे होता है। महमिल और मंजिल पे भी लिखा, हाँ वो जो खाली का था, मंटो पे लिखा, इस्मत की चुगताई के किरदारों पे लिखा, और मुआसरीन पे लिखते हुए वो कई जगह है।
तो हमारे यहाँ एक तो मैं समझता हूँ कि जो जिसका हमें दयानतदारी से जिसका एक सामना करना चाहिए इस हकीकत का, कि हमारे यहाँ जिन लोगों ने थ्योरी पे लिखा है उन लोगों को तवज्जो से पढ़ा ही नहीं गया। उनके अगर 4 मजमून, मतलब अगर आप साख्तियात पे देखें तो मेरे कुल 3 या 4 मजमून होंगे। मेरी किताबें तो कम से कम 30 बनती हैं, 15 तो मुकम्मल किताबें हैं। तो उन 15 किताबों में 4 मजमून या टोटल 10 या 15 मजमून होंगे थ्योरी पर होंगे। बाकी सारे के सारे मज़ामीन और सारी प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के हैं जिनमें थ्योरी की इंसाइट्स बहुत उस तरह आई हैं। और भी बहुत कुछ है जिनमें ये बाकायदा भी मुतालात किए गए, वो भी किए गए, और उनको जायज़ा लेकर आप कहें कि भाई आपने ये जो मतलब मीरा जी का मैंने एक मुताला किया उनकी नज़्म का, समंदर का बुलावा का साख्तियाती मुताला, तो आप कहें कि भाई आपकी ये जो तनकीद है इससे तो हमें इस नज़्म की ना तो तफ़हीम हो रही है, ना इसकी वैल्यूएशन हो रही है, ना इसकी गहराइयों को पता चल रहा है। वो तो आपका सवाल जायज़ बनता है, लेकिन बग़ैर उसका एक स्टडी किए एक ये कह देना कि ना तो ये मुताला हुआ है और ना ये किसी उससे दूर करती है। अच्छा, दूसरी बात एक और, थ्योरी है क्या? मुझे ये बताइए कि हमारे कितने फोरम पर ये बाकायदा ये बहस हुई हो कि भाई हम इसको समझ तो लें, थ्योरी जिसको कहते हैं, यह है क्या? क्या ये कुछ चंद एक मामूली सतह के ज़हन थे जिन्होंने कुछ ऐसे ख्यालात बनाए, कोई भटके हुए गुमराह फ़लसफ़ी नकात थे जिन्होंने ये बना दिए और फैला दिए, और जो कबूल करने वाले थे उनको भी कोई बुनियादी चीज़ों का नहीं पता था, वो गौर व फिक्र करने वाले नहीं थे, वो अदब के बहुत जो बाज़ौक़ और वसी मुताले रखने वाले लोग नहीं थे। तो हमने बहुत सी बातें बग़ैर पढ़े हुए एक राय की शक्ल में बना ली, और ये बहस ही नहीं की कि भाई जिसको हम थ्योरी कहते हैं ये है क्या भला, इसको ज़रा समझ लें। पुरानी तनकीद और जिसको हम थ्योरी कहते हैं इनमें फ़र्क क्या है? तो भाई थ्योरी क्या करती है? थ्योरी सिर्फ ये बताती है, पहली जो तनकीद थी, अब ये सारे क्लास तो है नहीं कि मैं उसको सर समझा, अपनी क्लास में तो मैंने बहुत समझाने की कोशिश की। एक नुक्ता बता दें। एक नुक्ता, पुराने जो तनकीद थी वो मानी की तशरीह और ताबीर करती है। जो थ्योरी है वो मानी जिस सरचश्मे जिस ओरिजिन से पैदा होता है वो उस तक रसाई हासिल करती है, और मानी का जो सरचश्मा है वो क्या है? आपकी पोइटिक्स है, शेरियात है। क्लासिकी शेरियात अलग है, जदीद शेरियात अलग है, माबाद जदीद शेरियात अलग है। वो उस ओरिजिन तक जाती है, और इस तक जाती है कि इंसानी ज़हन ज़ुबान के ज़रिए और रिवायत के ज़रिए काम कैसे करता है। तख्लीकी लम्हे में इंसानी ज़हन ज़ुबान और रिवायत के ज़रिए किस तरह काम करता है, और कहाँ से मानी जो है वो फूटता कैसे है। इन्होंने लिवाख एक नावल लिखा है, तो इस नावल को लिखने के पीछे कौन सा तसव्वुर शेर उसी तरह काम कर रहा था जिस तरह मेरे बोलने के पीछे मेरी ग्रामर काम कर रही है। तो जिस तरह ज़ुबान की ग्रामर है, इसी तरह गज़ल की भी ग्रामर है, नावल की भी ग्रामर है, और जो मुख्तलिफ अहद के नावल हैं उनकी भी ग्रामर है। तो थ्योरी उस ग्रामर को समझती है, गोया वो मानी से नीचे मानी के सरचश्मे तक, तो लिहाजा उसमें तो ज़्यादा डेप्थ है। थ्योरी आपको जो देती चीज़ है वो अदब का ज़्यादा डेप्थ। आप देखिए अदब याली क्या है? अदब याली वो जिसमें डेप्थ ज़्यादा है, जिसमें सतह ज़्यादा है। आप कोई ऐसा शेर, ठीक है मैं ये नहीं कहता कि वो आला शेर नहीं होते, जिसको आप कैफियत का शेर कहते हैं या एक मानी का शेर कहते हैं, वो भी बड़ा शेर हो सकता है। लेकिन एक जो अशार मुख्तलिफ ज़मानों में ज़्यादा पढ़े जाते हैं उनमें ज़्यादा एक ताबीर की गुंजाइश होती है, वो ज़्यादा कसीरुल अतराफ़ होते हैं, उनमें 4-4 मानी होते हैं, ये तो मानते हैं ना। तो अगर एक थ्योरी जो है वो ना सिर्फ उन 4 मानी बल्कि उन 4 मानी जहाँ से पैदा हो रहे हैं वहाँ तक पहुँच रही है और बड़ी काविश से पहुँच रही है, तो वो तो नुकसान नहीं पहुँचा रही। दूसरा सवाल आपका जो था कि क्या वो अदब को फ़ायदा पहुँचा रही है कि नहीं, ये बात थी। देखिए वो अदब को फ़ायदा पहुँचा सकती थी अगर उसको पढ़ा जाता। अगर ज़मीर अली बदायूनी की वो किताबें पढ़ी गई होती, तहरीर असास तनकीद काजी अफजाल हुसैन की तवज्जो से पढ़ी, उस ज़माने में जो तख्लीक़कार थे वो उन लोगों को पढ़ रहे थे। अब देखिए कि हमारे ज़माने के कितने तख्लीक़कार हैं जो अपने उन नकादों की किताबों को तवज्जो से पढ़ते हैं, ये भी तो अपने आप से सवाल करना चाहिए ना। अच्छा, तीसरी बात जो आपने फरमाया कि उनकी कैनोनाइजेशन नहीं हो रही, ये इसमें शिकायत जायज़ है कि मुआसिर अदब का जिस तरह हमारी तनकीद को लेकिन मुतालात किए गए हैं, ये कासिम साहब बैठे इन्होंने मुतालात किए हैं, ये फ़रुख नदीम है उन्होंने मुतालात किए हैं, रवेश नदीम, ये बाकी लोग हमारे बहुत से दोस्त ये मुतालात करते रहते हैं अपने अपने दौर। अदनान बशीर अपनी तरह गज़ल का मुताला करते हैं, ये मुतालात तो हो रहे हैं, लेकिन वो जो एक जिस तरह पहले एक होती थी
कि एक अगर अदब शाये होता था, या रिसाला शाये होता था, तो जिस शौक़ से लोग उसको पढ़ते उस पर लिखते थे, अब वो उसमें कमी आई है। उस तरह के जो संजीदा मुतालियात हैं वो पर्सनल सतह। मैं आखिरी बात बताना चाहता हूँ कि मैं भी इसमें एक कटहरे में खड़ा हूँ। तो मैंने तो अपनी किताब में जो नज़्म कैसे पढ़े हैं उसमें पूरी उर्दू नज़्म की रिवायत को लाने की कोशिश की है। हत्ता कि ये जो सवाल करते हैं कि ये माँ बाप जदीद नज़्म क्या होती है, उसमें पूरे 2 चैप्टर हैं, लेकिन उसको पढ़ा तो जाए ना कि उसमें किस तरह फ़र्क किया गया है। क्लासिकी नज़्म में पूरा फ़र्क मौजूद है। उस नज़्म का, उस किताब का उन्वान आपने एक अगर ठीक कहा तो किताब का उन्वान गलत रखा गया, लेकिन उसकी एक वजह थी। लेकिन उसके अंदर क्लासिकी नज़्म क्या है, उसके उस शेरियात के इंग्रेडिएंट्स क्या है, जदीद नज़्म के इंग्रेडिएंट्स क्या है, और माँ बाप जदीद की क्या है, फ़र्क क्या है। और उसी तरह कैनोनाइजेशन के जरिए मैंने उनमें से बहुत से लोगों की नज़्में जानबूझ के शामिल नहीं की। ये नहीं कि मेरी रस में नहीं, मैंने किताबें भी खरीदी, लेकिन मैंने ये कहा कि जो मैं तसव्वुर इसके कह रहा हूँ उसमें वो शामिल नहीं आती। हाँ, लेकिन जो बड़े पैमाने पे ज़्यादा होना चाहिए उसका मुझे है कि वो उस सतह का जो ज़्यादा होनी चाहिए थी वो नहीं है। तो उसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो उस तरह के हमें तनकीद निगार तो हैं बकौल, अब ऐसे नक़ाद कम है। ये असल में कुछ फ़र्क भी पड़ गया ना, यानी मीडियम का भी। बहुत सी और जगह ऐसी पैदा हो गई हैं जहाँ पर पहले तो जो कुछ राय आपको देनी है वो प्रिंट मीडिया, वो आप प्रिंट पे देते थे, रिसाले में देते थे। इवन जो ख़त है वो भी जब आप वहीं पे छपता था, अगर आप उस पर कोई राय दे रहे हैं। लेकिन आप तो आज सुबह लगाएं अगर फेसबुक पे, तो शाम तक उलमा जो हैं वो भर देते हैं आपका दामन अपनी अपनी आरा से, और उसमें हर दर्जे के लोग मौजूद हैं, तो वो राय भी शामिल है। लेकिन ज़ाहिर उसको छांटना, उसको सॉर्टिंग करना, वो भी एक मसला है। तो हल्का जनाब, मैंने ये कहा था कि एतराज़ात जो है ना, सॉरी, जो इल्मी नज़रियात है वो हमेशा से आते रहे, उसी तरह थ्योरी भी आई है, उससे मुझे कोई काट नहीं है। और मेरा सवाल जो यहाँ पैदा होता है कि पहले जो है मांगी शायद ज़्यादा थी, अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि थ्योरी की बायस डोमिनेट कर, ये सिर्फ आपका मामला नहीं, कासिफ भी लिख रहे हैं और भी बहुत सारे दोस्त लिख रहे हैं। तो वो मैं तो ये समझता हूँ कि हमेशा से जो इल्मी नज़रियात है वो आते रहे हैं और उन्हें हम कबूल भी करते रहे हैं। उसी तरह ये जो जदीद तरीन आपको माँ बाप जदीद के जो नज़रियात हैं ये भी आए हैं और इन्हें हमने कबूल किया है। अदब पर भी जो है वो इनको अप्लाई किया गया है। सिर्फ जो है वो जिस तरह की मांगी थी, और बाद में आपने कैनोनाइजेशन के हवाले से वजाहत कर दी उस बात की, तो मुझे एतराज़ नहीं है इस बात पर। नहीं, मैंने भी एतराज़ नहीं समझा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि उस तरह ये मुझे मतलब अमली तौर पर महसूस होता है कि थ्योरी की किताबें नहीं पढ़ी गई, और थ्योरी के बारे में जो राय आरा कायम की गई वो किताबें पढ़े बगैर की गई। मिसाल के तौर पर अगर शेर अंगेज़ के अगर आप चारों दिबाचे हमारे तख्लीक़कारों ने तवज्जो से पढ़े हुए होते, बहुत तवज्जो से, और आप देखते कि किस तरह उन्होंने मशरिक़ और मगरिब के जो, यानी मशरिक़ का जितना भी ज़ाहिर है वो सारा मिडल एजेस का है, लेकिन मगरिब का जो मुआसिर है वो सारे का सारा शामिल है। वो जगह जगह डेरिडा से भी करते हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं और एक अपना बनाते हैं। तो इस तरह अगर वो तख्लीक़कार इन जो बेहतरीन किताबें थी तनकीद की, इनको पढ़ते तो यकीनन वो पहले पढ़ते थे। आप मतलब इंतज़ार साहब फ़लसफ़े की किताब का तर्जमा भी कर रहे हैं, यानी उनको फ़लसफ़े से भी दिलचस्पी होती थी। लेकिन हमें एक ये शिकायत हमारे ज़माने के बहुत से तख्लीक़कारों से है कि वो इन उलूम से अब उस तरह की दिलचस्पी नहीं रखते। तो जो लोग उनको लिखते हैं वो ये मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा ये एक बाज़ हक़ाइक़ की बुनियाद पर ये एक राय कायम हुई है कि हमारे तख्लीक़कार इन उलूम को नहीं पढ़ते, बल्कि इन उलूम को बुरा भला भी कहते हैं। और मैं हैरान होता हूँ कि भाई इल्म को समझे बगैर इल्म को बुरा भला कहने वाला मुआशरा भी मौजूद है। जहालत को बुरा भला कहना चाहिए ना। एक आदमी कोई भी किताब पढ़ रहा है, किताब तो पढ़ रहा है ना, किताब में कुछ ना कुछ तो इल्म होगा। जी कासिम।